हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आज आ गया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 4 लेके। तो हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमने पढ़ा कॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमने पढ़ा के टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फिर कोई बॉडी कैसे पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, कोई बॉडी कैसे नेगेटिव चार्ज गेन करता है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। फिर हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन की वजह से एक बॉडी कैसे चार्ज गेन करता है, इंडक्शन की वजह से एक बॉडी कैसे चार्ज गेन करता है। फिर कुल्लम लॉ को यूज करके हमने पढ़ा कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। और ये जो उन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड क्या था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर हमने अच्छे से उसको एलाबोरेट कर दिया था, कौन सा क्वांटिटी का यूनिट क्या बनेगा, डायमेंशन क्या बनेगा, कौन कहाँ से आया, क्या हुआ, किस पर्टिकुलर कांस्टेंट का वैल्यू कितना है। ऐसा करके हमने पूरा चीज़ अच्छे से समझ लिया था बेटा। और हाँ, आपको अगर पढ़ाई समझ में आ रही हो तो फिर आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव रिव्यूज़ लेके दो ताकि मेरे को और अच्छा मोटिवेशन आए। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो बेटा वो भी मेंशन कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम करूंगा ताकि वो जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है वो कैसे धीरे धीरे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए पार्ट 4 में आगे बढ़ते हैं। क्या, कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसे कि हमें पता है वेक्टर फोर्स क्या होता है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो कुलम्ब्स लॉ जो हमने पढ़ा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और हमने जो आखिर में फॉर्मूला निकाला F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बेटा ये उसका मैग्नीट्यूड था। ये क्या था, मैग्नीट्यूड था। और कुलम्ब्स लॉ है माने वो कुछ ना कुछ एक फंडामेंटल लॉ को भी ओबे करेगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए चलते हैं कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बेटा सोच लेते हैं कि मैं क्या किया ना, मेरे पास मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सिंपल सी बात है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। और हमें पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड एक्सिस को मतलब क्या डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इस एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर सोच लेते हैं काम कर रहा है आई कैप। बेटा इधर काम कर रहा है जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है क्या, के कैप। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया ना, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोच लेते हैं एक्स वाई प्लेन में मैंने क्या किया ना, दो पॉइंट चार्जेस को रखा। हो गया ना। सोच लेते हैं इसका चार्ज कुछ है Q1 और इसका चार्ज कुछ है Q2 और हमने कंसिडर किया दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव है। बेटा दोनों के दोनों पॉजिटिव है माने वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हमने क्या किया ना, इन दोनों को कुछ r डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, कुछ r डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। समझ में आ गया, ठीक है। अभी दो पॉइंट चार्जेस एक जगह पे हैं माने वो क्या करेंगे ना, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, उन फोर्स का डायरेक्शन भी देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, तो बेटा ये दो है माने ये दो पॉइंट चार्ज सोच लेते हैं, ये पहला वाला चार्ज है, ये दूसरा वाला चार्ज। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर ले लेते हैं F12 वेक्टर। क्या ले लेते हैं, F12। ये 12 माने क्या, आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मतलब फोर्स लग किसके ऊपर रहा है, पहले चार्ज के ऊपर। लगा कौन रहा है, दूसरा वाला चार्ज लगा रहा है। तो बेटा ये दोनों का मैग्नीट्यूड है Q1 Q2 और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, R। तो मैग्नीट्यूड पहले लिख लेते हैं। F12 माने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब लग किसके ऊपर रहा है, पहले के ऊपर। लगा कौन रहा है, दूसरा वाला। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, उसका मैग्नीट्यूड। अभी देखते हैं डायरेक्शन क्या होगा। बेटा ये दोनों के दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव है। ऑब्वियसली ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा
ना इधर रिपेल करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो फोर्स ऑन 1 2 का डायरेक्शन बेटा हो जाएगा इधर। हम चीजों को इजी करने के लिए क्या किए हैं ना, इन दोनों चार्जेस को एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइन करके रखे हैं, ताकि दोनों का जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होके ही लगे। नहीं तो आप r12 के आप r21 के आप करके ऐसे दो यूनिट वेक्टर्स भी ले सकते हो, लेकिन मैं इतना झंझट कुछ नहीं, मैं सीधा सीधा ले लिया, दोनों के दोनों चार्ज एक्स एक्सिस के साथ क्या है, अलाइन होके हैं। तो ये पहला वाला देखिए आप, इसके ऊपर लग रहा है, ये लगा रहा है, किधर लगा रहा है बेटा, इधर लगा रहा है। इधर लगा रहा है माने इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो बेटा इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर क्या है बेटा, आई कैप, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा ना, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बन जाएगा इतना, और डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज कर दिया ना, माइनस आई कैप। इसका मतलब कोई भी समझ जाएगा, पहले वाले फोर्स, पहले वाले चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और वो काम कर रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तो नाइंसाफी हो गई, पहले वाले के ऊपर लग रहा है, लगा कौन रहा है, दूसरा वाला। अभी क्या होगा ना, दूसरे वाले पे लगेगा, लगाएगा कौन, पहला वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, F21 वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब लग किसके ऊपर रहा है, दूसरे वाले के ऊपर। लगा कौन रहा है, पहला वाला। ये क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मिल गया। अभी डायरेक्शन देखो बेटा, इसके ऊपर लग रहा है, लगा ये रहा है, दोनों के नेचर क्या है बेटा, सेम है। तो बेटा ये इसको क्या करेगा ना, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा माने फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बेटा ना, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या यूनिट वेक्टर लिया है ना, आई कैप। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2, इसको हम क्या देते हैं बेटा, इक्वेशन 2। अभी इन्हीं दो इक्वेशन को देखिए, इन्हीं दो इक्वेशन को देखिए, अगर हम डायरेक्शन को छोड़ दें बेटा, क्लियरली दिख रहा है कि फोर्स F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली उतना होगा, लेकिन जस्ट डायरेक्शन क्या है बेटा, ऑपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन 1, बेटा इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 हमने क्या लिखा है ना, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आई कैप। इतना लिख लिया है हमने। अभी तो सिर्फ और सिर्फ देख, क्या ये जो है ये वही है, हाँ बिल्कुल है। कहां से आया है ना, इक्वेशन 2 से आया है। तो इसका मतलब क्या, अगर ये माइनस को मैं बाहर हटा दूं बेटा, इक्वेशन 2 जो है, और इक्वेशन 2 किसका वैल्यू है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का वैल्यू है। तो फाइनल हमारा जो इक्वेशन निकल आएगा वो कुछ ऐसे सुंदर सा इक्वेशन बन जाएगा ना, दैट इज F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव अपॉन F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या, सिंपल है, मतलब पहला वाला दूसरे वाले के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा वाला भी पहले वाले के ऊपर एग्जैक्टली उतना फोर्स लगा रहा है, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। दोनों किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है, मैं तेरे ऊपर जितना फोर्स लगा रहा हूं, तू मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, और मैं तेरे ऊपर जो इफेक्ट लगा रहा हूं उसका डायरेक्शन जो है, तू मेरे ऊपर जो इफेक्ट लगा रहा है उसका डायरेक्शन जस्ट उसके ऑपोजिट है, तो बेटा ये कौन सा लॉ को ओबे करता है, ये ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया बेटा ना, ये जो कुलम्स लॉ है, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है ना, इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये इसके ऊपर जितना लगा रहा है, ये भी उसके ऊपर एग्जैक्टली उतना लगा रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या बन जाएगा, ऑपोजिट बन जाएगा। हो गया ना।
कूलॉम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कुछ कुछ क्या है, मतलब प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा वाला क्या है ना बेटा, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। इसको क्या बोला जाता है बेटा ना, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का माने क्या है, माने बेटा जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, उस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग होगा ना, अलोंग लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। दोनों बॉडीज के बीच के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, उन दोनों के दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है उसी लाइन के अलोंग होगा। मतलब समझ ना, मतलब सर ये दोनों बॉडी हैं और सोच लेते हैं ये इसका सेंटर है O। इसका मतलब क्या ना सर, F21 इधर लग रहा है, मैंने क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F21? बिल्कुल लिख सकता है। F12 इधर लग रहा है, मैंने क्या हम लिख सकता हूँ F12? बिल्कुल लिख सकता है। यही हुआ, F21 काम कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, F12 काम कर रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और दोनों के दोनों काम कर रहे हैं किधर ना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। समझ में आ गया, आया क्या नहीं? तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है ना, ये एक सेंट्रल फोर्स है, और क्या है ना, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। और तीसरा वाला आप सबको पता है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल चैप्टर में कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हमने तब से पढ़ चुके थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन हो गया ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बेटा यहां पे क्या होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। हुआ क्या नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल है, इजी सा है। देखिए एंट्रेंस में ये सब छोटी छोटी चीज़ें इतना ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बोर्ड के हिसाब से हमें ये सब चीज़ों को बतानी पड़ती है, क्योंकि ये सबको पता है, लेकिन ये जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं ना, ये कुछ कुछ बच्चे इग्नोर कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है और इसका एक सुंदर सा नोट बना लेना है। आप एक सेकेंड इसको पॉज करके लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ये चीज़ क्या होती है आपको थोड़ा अच्छे से समझनी पड़ेगी। अभी सोच लेते हैं कि मेरे पास दो अलग अलग मीडियम हैं, तो बेटा सोच लेते हैं ये मेरे पास वैक्यूम है और ये मेरे पास बेटा वाटर है। क्या है, वाटर है। सोच लेते हैं कि यहाँ पे मैं दो चार्जेस को रखा, सोच लो इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, और एग्जैक्टली इन्हीं दो चार्जेस को इतने सेपरेशन में लेके किस में रखूंगा, वाटर में रखूंगा। ये वाटर या फिर कोई और मीडियम भी आप चूज कर सकते हो, ग्लिसरीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, कुछ भी हो गया, सैंड हो गया, कुछ भी हो गया। तो हम क्या करते हैं ना, सोच लेते हैं कि यही दो चार्जेस को हमने पहले किस में रखा ना, एट अ सर्टेन सेपरेशन हमने वैक्यूम में रखा, फिर इन्हीं दो चार्जेस को हम उसी सेपरेशन में लेके किस में रखेंगे, वाटर में रखेंगे। तो इसका सोच रहे तो वही बराबर का चार्ज है Q1 Q2, डिस्टेंस क्या है R। तो कोई अगर बोलेगा कि सर वैक्यूम में अगर है, आप बताओ इन दोनों के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैं बोलूंगा कि इन दोनों के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। सर ये तो हमें पता है। अभी अलग क्या है, अलग क्या है ना, यहां पे ये जो कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब ये जो वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये किसके लिए वैलिड है, फ्री स्पेस के लिए वैलिड है, वैक्यूम के लिए वैलिड है। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो इसका वैल्यू भी बदल जाएगा। इसका मतलब क्या, ये जो परमिटिविटी है इसका वैल्यू हर मीडियम में बराबर नहीं होता, ये एक पैरामीटर होता है बेटा। ये क्या होता है, एक पैरामीटर होता है। हर एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होता है, उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी अलग अलग होता है। तो यहां पे ये जो था 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये इस परमिटिविटी का वैल्यू है किस मीडियम के लिए ना, वैक्यूम के लिए। अभी अगर मीडियम बदल जाएगा तो हम वाटर के लिए हमें तो पता नहीं कितना है, तो सोच लेते हैं
को फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस इन वाटर, फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस इन वाटर क्या ना 1/4 पाई। बेटा ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, लेकिन हमें किसका निकालना है, वाटर का, जो कि हमें पता नहीं है। सोच लेते हैं, हमने उसका ले लिया परमिटिविटी ऑफ वाटर। क्या ले लिया बेटा, परमिटिविटी ऑफ वाटर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर दोनों के चार्ज को हम सेम सेपरेशन में रखेंगे, दो अलग अलग मीडियम में, बेटा जो फोर्स इन वैक्यूम जो है वो मीडियम के फोर्स के साथ बराबर नहीं होगा। क्यों ये जो मीडियम है दोनों के परमिटिविटी में अंतर होता है। ये जो वैल्यू है जो कि एक कांस्टेंट है, ये किसके लिए, ये वैक्यूम के लिए, वाटर का इतना नहीं है। तो अगर कोई एक मीडियम का हमें क्या निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, तो हम क्या करेंगे ना, सोच लेते हैं कि हमारे पास ये एक वैक्यूम है, हमारे पास ये एक मीडियम है। यहां पे क्या करेंगे, दो चार्जेस को रखेंगे, दोनों के बीच का सेपरेशन r, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ले लेंगे। बेटा इन्हीं दो चार्जेस को लेके और एक मीडियम में रखेंगे, वही सेपरेशन से एक दूसरे के साथ सेपरेट करेंगे। अभी क्या करेंगे ना, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, इसी दो चार्जेस के बीच का फोर्स इन वैक्यूम में निकालेंगे। अगेन क्या करेंगे ना, इसी दो चार्ज के बीच का फोर्स कहां पे निकालेंगे ना, उस मीडियम में निकालेंगे। कहां पे निकालेंगे, उस मीडियम में निकालेंगे। फिर दोनों का अगर रेशियो ले लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम। बेटा ये सुनने में इतना आड़ा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन इजी बहुत है। क्योंकि जो कांस्टेंट होता है ना, वो सवाल में आपको उसका वैल्यू दिया जाता है। अभी आप देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी is defined as the ratio of force between two charges with some separation in vacuum to force between the same two charges with same separation in that medium। क्या है बेटा, बहुत इजी है। क्या ना, दो चार्जेस को लेने हैं, दोनों के दोनों चार्ज को इक्वल सेपरेशन में पहले वैक्यूम में रखना है, फिर कहां पे रखना है, मीडियम में रखना है। अभी यहां पे फोर्स निकालना है, यहां पे फोर्स निकालना है। अभी दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडियम। तो यहां पे कोई बोलेगा कि तो बताओ फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी को मैं क्या बोलूंगा, परमिटिविटी का सिंबल है एप्सिलॉन, रिलेटिव के लिए मैंने स्मॉल r यूज कर दिया। ये एक्चुअली मैथमेटिकली कितना होता है ना, दो चार्जेस के बीच का फोर्स हम निकालते हैं कहां पे, वैक्यूम में, तो उन्हीं दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालते हैं हम कहां पे ना, मीडियम में। कहां पे निकालते हैं ना, मीडियम में। तो बेटा ये जो हो गया, अभी देख ये फोर्स इन वैक्यूम यहां पे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, क्या ना सर, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सर मीडियम के लिए कितना बन जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन, बेटा MED लिख दिया। MED मतलब क्या, परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बेटा 1/4 पाई ये कट गया, बचा कितना
ना सिर्फ और सिर्फ बचा ना एप्सिलॉन ऑफ मीडियम टू एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या हो जाएगा ना, किसके बराबर हो जाएगा ना, दैट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मेरा एक इक्वेशन निकल आया। आपको ये चीजें बेटा ध्यान में रखनी है, आपको ये चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि छोटा छोटा सवाल यहाँ से आता रहता है। ज़्यादातर स्टेट बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, ये छोटा छोटा सवाल इसी फॉर्मूला के रिगार्डिंग आता रहता है। पहले आप इसे पॉज करके लिख लो 1 सेकेंड, फिर मैं इसके बाद का कहानी आपको समझाता हूँ। चलो देखो, अभी देखो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी आ गया, ये क्या हो गया ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम को बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोला जाता है बेटा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या ना, रिलेटिव परमिटिविटी, बेटा ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ गई कहानी? हमने शुरू कहां से किया, हमने यहां से शुरू किया। अगर दो एक तरह के चार्जेस हैं या फिर दो सेम चार्ज हैं, हम उन दोनों को कुछ सेपरेशन में लेके वैक्यूम में रखे, फिर हमने उनको लेके किसी एक मीडियम में रखे, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग मीडियम होने से उनका परमिटिविटी बदल जाता है, उनका परमिटिविटी बदल जाता है। परमिटिविटी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो नहीं है बेटा। परमिटिविटी है कि मतलब क्या, वेरिएबल है, हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है। समझ में आ गया? और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन ये एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे, हमने लिखा कि किसी एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा ना, हम दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालेंगे वैक्यूम में, दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालेंगे मीडियम में, और उन दोनों का क्या करेंगे ना, रेशियो ले लेंगे। तो जब हमने रेशियो ले लिया, हमें क्या मिल गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमने लिख दिया कि रिलेटिव परमिटिविटी को और किस तरह से डिफाइन किया जाएगा ना, दैट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं बेटा ना, परमिटिविटी ऑफ एआर, ये बेटा कितना है ना, 1.003। कोई बोलेगा कि सर परमिटिविटी ऑफ वाटर भी है, ये बेटा ये कांस्टेंट्स वैल्यू हैं, ये क्या है, कांस्टेंट्स वैल्यू हैं। परमिटिविटी ऑफ वाटर ये बेटा हो जाएगा 80। ये कितना है, 80 है। अभी कोई बोलेगा तेरे को, कोई अगर बोलेगा तेरे को कि वाटर का परमिटिविटी निकाल, सॉरी ये इनके परमिटिविटी नहीं होते हैं, ये इनके क्या होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर कितना आ जाएगा 1.003, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 80। कोई अगर बोलेगा कि क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर इफ इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 8। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम वाटर का बात सोच रहे हैं तो हम बोलेंगे कि सर रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमें इसे यहां पे किसका निकालना है, हमें वाटर का निकालना है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलरेडी दिया है, कितना है बेटा 8 ही दिया है। तो कोई बोलेगा कि तो फिर परमिटिविटी निकालो किसका ना, वाटर का। मीडियम के जगह पे मैंने क्या लिख लिया, वाटर, उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, के एप्सिलॉन नॉट। के एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू बेटा कितना है ना 80 है,
और यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है ना 8.854 इंटू 10⁻⁻12। समझ में आ रहा है? ये बेटा हो जाएगा, ये चला जाएगा 10⁻⁻7, इसको लगभग ले लो बेटा 8.8, इसको कितना ले लो 8.8, ये लगभग बेटा आ जाएगा 70.4, लगभग आ जाएगा 70.4 इंटू 10⁻⁻12। ये उसका क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा, किसका वाटर का, सॉरी -11 ये आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ वाटर, जो कि होगा 70.4 इंटू 10⁻⁻11। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ज़रा याद रखनी है। ये बेसिकली मतलब क्या, प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं। किस किस फैक्टर ये छोटे छोटे चीज़ों पे डिपेंड करते हैं ना, कोई कोई एक मतलब क्या सवाल का बहुत बेसिक होगा ये चीज़ें, अगर यही ध्यान में नहीं रहेगा वो सवाल पूरा जाएगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से लिख लो, अच्छे से समझ लो, एक बार और रीडिंग मार लो, फिर आगे का वीडियोस देखो। चलिए बच्चे लोग, आशा करता हूँ आप ये चीज़ें आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं हर एक का कमेंट्स पढ़ता हूँ। वैलिड कमेंट्स दीजिए, मतलब क्या, मतलब जो जो चीज़ें मेरे रिमार्केबल होगा, जो मतलब क्या मैं जिसके ऊपर काम कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम करूँगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा एक पार्ट ख़त्म हो गया, पॉइंट चार्जेस, उनके बीच का फोर्स कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये सब कहानी हमारा खत्म हो गया। फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे ना, यहीं पे जो जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े कंडक्शन के रिगार्डिंग, इंडक्शन के रिगार्डिंग, न्यूटन्स लॉ लगा के कैसे चीज़ों को सॉल्व, सॉरी कूलम्ब्स लॉ लगा के कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का प्रॉब्लम हो गया, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम हम धीरे धीरे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे। हो गया? तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।